हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो लक्ष्मीकांत पॉलिटी सीरीज आपकी चल रही है। आप सभी के काफ़ी सारे कमेंट्स हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हाँ, हम जो क्लासेस आपको दे रहे हैं आपके लिए यूजफुल हैं। सो कॉन्टिन्यूटी के साथ जो क्लासेस है वह देखते रहिए। आज की क्लास में हम बात करने वाले संविधान में संशोधन की, है ना। संविधान का संशोधन, संविधान में संशोधन, किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह अमेंड किया जा सकता है, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों है। जो संविधान हमने 26 जन 1950 को पारित किया, लागू किया था, क्या वो संविधान आज 73 वर्षों के बाद, अगर हम 2023 की बात करें, तो क्या 73 वर्षों के बाद भी आज उसकी उपयोगिता बनी हुई है, आज उसका महत्व बना हुआ है। तो क्या इतना अच्छा संविधान बना गए थे हमारे संविधान निर्माता, आखिर उसमें बदलाव की जरूरत क्यों नहीं पड़ी। यूपीएससी ने काफी क्वेश्चन यहां से पूछे हैं। हाल ही में यूपीएससी मेंस 2023 में भी प्रश्न पूछा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। मैं आप सभी को बता दूं, टेलीग्राम के लिए मंजू PW यूपीएससी वाले टेलीग्राम लिंक है, बारकोड को स्कैन कर लीजिए या फिर डायरेक्ट सर्च कर लीजिए फॉर PDF फॉर क्लास के इन्फॉर्मेशन। सो आज की क्लास में बात करने वाले हैं संविधान में संशोधन की। मैं आपको बता दूं, टोटल जो है इस बुक में 12 भाग है, उसमें 90 के आसपास चैप्टर्स है और यहाँ पर भाग 12 है। अभी हमारा जो फर्स्ट भाग है जो कि संवैधानिक ढांचा वाला है, ये कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि यहाँ तक लास्ट हम मौलिक कर्तव्यों की बात कर चुके हैं। आज का जो हमारा क्लास है वह संविधान में संशोधन का है। लास्ट आपका बचेगा संविधान की मूल संरचना और उसके बाद हम लेंगे एक लाइव सेशन। लाइव सेशन में इन सभी से मैं रैंडमली आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और आपके जो भी डाउट रहेंगे उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो किसी दिन इस क्लास को हम कर लेंगे। चलिए देखो, बेसिकली ये वाला जो आपका चैप्टर है, ये इन पैराग्राफ्स की बात करेगा, इन टॉपिक्स की बात करेगा। संविधान का संशोधन, दूसरा है कि संशोधन की प्रक्रिया क्या है, संशोधन के प्रकार क्या है, क्या प्रक्रिया आखिर हमारे संविधान में दी गई है कि अगर हम संविधान को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए ये प्रोसीजर है। संसद के साधारण बहुमत के द्वारा, ये तीन हम बातें पढ़ते हैं, तीन तरह से बदलाव हो सकता है। संसद के साधारण बहुमत के द्वारा, संसद के विशेष बहुमत के द्वारा, संसद का विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति के द्वारा। ये तीन बातों को समझेंगे क्या है और कौन कौन से ऐसे प्रावधान है जो इन श्रेणियों में फिट होते हैं। संशोधन प्रक्रिया की आलोचना जरूर करनी है ना, समझने के लिए। चलो, तो सबसे पहले देखो, 2019 में प्रश्न पूछा गया था, संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति सीमित शक्ति है, इसे पूर्ण शक्ति में विस्तारित नहीं किया जा सकता। इस कथन के आलोक में बताएं कि क्या संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद अपनी संशोधन शक्ति का विस्तार करके संविधान की मूल संरचना को नष्ट कर सकता है। 15 मार्क्स का था। कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, 368 की बात करेंगे, संशोधन की प्रक्रिया, कुछ क्वेश्चंस, है ना। यूपीएससी के PYQ 2020 में भी प्रश्न आया। इसके अलावा डॉक्टर BR अम्बेडकर का कथन, कुछ चीज़ें मैंने NCERT के इसमें मिलाई हैं, 2-3 बातें जो आपको इसको ज़्यादा आसानी से समझा दें। वैसे तो आप पढ़ चुके हैं पर रिवीजन ज़रूरी हो जाता है ना। 2013 में भी प्रश्न आया, आलोचना की बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि आखिर संविधान में संशोधन की हमें आवश्यकता थी क्यों। सबसे पहली बात थोड़ा सा समझते हैं इसको कि संविधान में संशोधन की आवश्यकता आखिर क्यों है। संविधान में संशोधन की आवश्यकता, तो पहली बात तो ये है कि आज जो हम संविधान देखते हैं, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में दो प्रश्न की, या तो हमारे संविधान निर्माता जो है बड़े दूरदर्शी थे, उन्होंने देख लिया था कि आज से 100 साल बाद का जो देश है, जो समाज है, वह कैसा होगा, उसके हिसाब से वो नियम बना गए। या तो ये एक कारण हो सकता है, या दूसरा कारण ये हो सकता है कि इतना अच्छा बाय डिफॉल्ट संविधान बन गया कि अब उसमें परिवर्तन की जरूरत ही ना पड़ी। जबकि हम देखते हैं कई राष्ट्रों ने दोबारा अपने संविधान जो है वह तैयार किए। जैसे कि अगर हम फ्रांस की बात करें, 200 वर्षों में 5 बार संविधान बदला गया। सोवियत संघ की बात करें तो 74 वर्षों में 4 बार संविधान बदला गया, ठीक है। लेकिन जब हम भारतीय संविधान की बात करेंगे तो भारतीय संविधान 26 जन, भारतीय संविधान कब अपनाया था, हमने लागू किया था ऑफिशियली अगर हम बात करें तो 26 जनवरी 1950 को, है ना। ये वो तिथि है जब हमने संविधान को लागू किया। और आज अगर हम देखें तो 26 जनवरी 2023, 26 जनवरी 2023, है ना। गणतंत्र दिवस 2023 का मना चुके, 73 वर्ष जो है लगभग हो गए। अब क्या जो हम फॉलो कर रहे हैं, 2023 खत्म होने वाला है,
तो हमारा जो संविधान है क्या इतना अच्छा बन गया था? क्या इतना अच्छा बन गया था कि संशोधन की जरूरत नहीं पड़ी, कि बदलने की, है ना, कि संशोधन की आवश्यकता नहीं हुई? प्रश्न चिन्ह है इसके पीछे। या फिर अगर हमें चेंज करना है तो चेंज क्यों करना है? तो देखो, पहली बात यह है कि बेसिकली अगर हम भारतीय संविधान की बात करें, भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि समय की आवश्यकता के अनुसार संशोधन जो है वह बहुत जरूरी होता है। तो हमें क्यों चाहिए, हमें संविधान में परिवर्तन क्यों करना है? ताकि समय की आवश्यकता के अनुसार बदलाव किया जा सके। समय की आवश्यकता, समय की आवश्यकता अनुसार या परिस्थिति अनुसार जो बदलाव है वह हो सके। ठीक है, कहते हैं जो समय के साथ नहीं बदलता समय उसको बदल देता है, तो समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है। आखिर जिस सरकारी कंपनियों की हम बात करें, बीएसएनएल, आज जहां पर आप देखेंगे कि बीएसएनएल के प्लान आज क्या है और डिमांड किस तरह की है, तो क्या सरवाइव कर पाएगा? तो समय की बदलती आवश्यकताओं के साथ अगर आज 5G या 7G की बात हो रही है और उसमें कोई अगर 2G की स्पीड आपको दे, आप लेंगे? तो यहां पर क्या है कि अगर किसी भी तरीके से आप पीछे रहते हैं, खुद को अपडेट नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो इंपॉर्टेंस है वह खत्म हो जाएगी। आज सोशल मीडिया के जमाने में आपको वो छोटा वाला जो कीपैड फोन है वो दिखाई देता है, छोटा वाला कीपैड फोन जो आज से 10 साल पहले आप देखेंगे 1990 या 2000 के बाद से देखेंगे कि ये जो बाढ़ है वह आ गई इतनी ज्यादा। इवन 2010 के बाद से ये 10 सालों में इतना ज्यादा मोबाइल हो गया कि अब हर एक व्यक्ति है, पता चला 2 फोन रखता है, एक उसका मन हुआ तो एप्पल शो ऑफ के लिए और दूसरा एंड्रॉयड रख लिया। तो यहां पर समय के साथ साथ चीजें कितनी बदल चुकी हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि बेसिकली समय की जरूरत को ध्यान में रखते हुए समय की आवश्यकता अनुसार जो बदलाव है वह हो जाए समाज के लिए, इसके लिए संविधान संशोधन बहुत जरूरी है। ये भी तो हो सकता है एक संविधान की एक बात की एक से ज्यादा व्याख्याएं हो, इसकी जरूरत है। तो हमें क्यों आखिर आवश्यकता है? क्योंकि हम देखेंगे कि संविधान की संवैधानिक बात, संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या, संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या। तो अगर ये व्याख्या अलग होगी तो संशोधन हो सकता है, अगर व्याख्या अलग होगी तब संशोधन डेफिनेटली हो सकता है कि एक बात के इससे ज्यादा अर्थ है। इसके अलावा हम देखेंगे चूंकि संविधान कोई ऐसी जड़ या पवित्र किताब नहीं है कि उसको नहीं हम छू नहीं सकते, अगर आवश्यकता हुई तो उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, और इसलिए चूंकि आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, सो संविधान को हम जानते हो क्या कहते हैं? लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं। संविधान को क्या कहते हैं? हम कहेंगे इसको लिविंग डॉक्यूमेंट है, लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जीवंत दस्तावेज है, एक जीवंत दस्तावेज है, जड़ वस्तु नहीं है बल्कि एक जीवंत दस्तावेज जो है वह संविधान को कहा जाता है, क्योंकि यह समय की आवश्यकताओं के अनुसार खुद को बदल सकता है। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा। आगे देखो, एक और बात जो हम इसमें देखते हैं कि चूंकि हमने देखा कि भविष्य में होने वाले, भविष्य में आवश्यकता के अनुसार क्या हो, आवश्यकता के अनुसार जो बदलाव है उसके लिए चाहिए, या भविष्य में जो चुनौतियां आएंगी उसका समाधान करने के लिए, भविष्य में आने वाली आवश्यकता क्यों है? ताकि भविष्य में कोई चुनौती आ जाए उसका सम्मान कर सके, भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने हेतु जरूरत है। जैसे कि पहले हमें राइट टू लाइफ में राइट टू इंटरनेट और ये सब नहीं चाहिए था, ठीक है, हमें राइट टू एजुकेशन के साथ राइट टू इंटरनेट या फिर राइट टू ऑक्यूपेशन के साथ नहीं चाहिए था, अब हमें चाहिए, क्योंकि अब इंटरनेट से शिक्षा जुड़ गई, रोजगार जुड़ गया। पहले हमें राइट टू प्राइवेसी नहीं चाहिए था, आज राइट टू प्राइवेसी चाहिए। तो समय की आवश्यकता के अनुसार जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से हम संशोधन कर पाए, इसके लिए काफी जरूरी है ना। सो यहाँ पर देखो, हम देखेंगे कि चूंकि मनुष्य ने बनाया है सो पुनर्विचार संभव है। मनुष्य ने बनाया ना, भगवान ने नहीं बनाया। सो मनुष्य द्वारा निर्मित है, मनुष्य द्वारा निर्मित है, पुनर्विचार बिल्कुल हो सकता है। तो इसलिए पुनर्विचार क्या है? संभव है, और इसलिए हमें बदलते समय के साथ साथ संविधान में संशोधन की जो आवश्यकता है वह होती है। तो याद रखिएगा
कि यहाँ पर ये कहा गया कि समय के साथ साथ आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सके, और किसी भी, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हमने संविधान पर अंतिम भ्रमित मोहर लगाने से हम बचे हैं। संविधान में किसी भी अंतिम बात पर अंतिम जो मोहर ठप्पा लगाया जाता है कि नहीं बस अब तो यही है, अब नहीं बदलेंगे, यही है जो कुछ है, उस बात को उस तरीके से कहने से बचा गया है। ठीक है, क्लियर है? सो अ गुड बैलेंस बिटवीन फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी, उस पर भी हम आते हैं। तो संविधान में संशोधन की आवश्यकता क्यों है, अब क्या प्रक्रिया है उसकी बात सीधी सीधी यहाँ पे लक्ष्मीकांत में की गई है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो अब देखो संविधान में संशोधन की जब हम बात करेंगे तो संविधान में जो संशोधन है वो किसमें है? संविधान में जो संशोधन किया गया है आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368 में प्रक्रिया दी है। और अगर हम पाठ की बात करें तो भाग 20 में, है ना, भाग 20 में इसका जो वर्णन है वह किया गया है कि संविधान में संशोधन किस तरीके से होगा। बस इसे ही हमें समझना है। देखो संविधान संशोधन की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर संविधान में संशोधन करने के दो तरीके होते हैं बेसिकली। संविधान को, भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो संशोधन करने के आधार पर संविधानों को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है कठोर संविधान, एक होता है लचीला संविधान। एक होता है कठोर संविधान, एक होता है लचीला संविधान। ठीक है, अब देखो जो कठोर है इसको हम क्या देते हैं? अनम्य, अनम्य। ठीक है, और इंग्लिश वर्ड के लिए इसके लिए होगा रिजिड, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और वहीं अगर हम लचीले की बात करें तो ये क्या होगा? फ्लेक्सिबल एंड नम्य संविधान। क्या कहेंगे? नम्य संविधान। तो भारतीय संविधान कैसा है? कठोर संविधान मतलब जिसमें जो परिवर्तन है आसानी से परिवर्तन ना हो, मतलब संशोधन की प्रक्रिया बड़ी कठिन हो, मतलब संविधान को चेंज करने के लिए क्या हो जाए? प्रक्रिया बहुत ज्यादा कठिन हो। ऐसे संविधानों को क्या कहा जाएगा? ऐसे संविधानों को कठोर संविधान कहा जाएगा, जैसे कि अमेरिका का संविधान। तो संशोधन की प्रक्रिया बड़ी कठिन हो, आसानी से परिवर्तन नहीं हो रहा है, बड़ी कठिन हो, जैसे कि अमेरिका, उसे कहेंगे कठोर संविधान। और यहां हम देखेंगे कि संशोधन की प्रक्रिया बड़ी सरल हो, संशोधन की प्रक्रिया आसान हो, आसानी से संशोधन हो जाए, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान। ठीक है, कठोर संविधान। अब देखो अगर कोई विशेष प्रक्रिया है, कठोर संविधान होगा, विशेष प्रक्रिया है, आसानी से इसमें चेंजेस जो है वह नहीं किए जा सकते। और यहां पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हो क्या कहा जाता है? कि भारतीय संविधान ना तो अमेरिका जितना कठोर है, ना ही ब्रिटेन जितना लचीला है, बल्कि इन दोनों का क्या है? एक सम्मिश्रण है। तो भारतीय संविधान को नम्य अनम्य का सिद्धांत कहा जाता है। तो भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान नम्य व अनम्य दोनों है। नम्य व अनम्य दोनों का बैलेंस लिख लो, या दोनों है। ठीक है, दोनों का मिश्रण है, दोनों का मिश्रण है। तो ना ही ये अमेरिका जितना कठोर है, ना ही इसकी जो प्रक्रिया है वह ब्रिटेन जितनी आसान है। ठीक है, तो यहां पर देखो इसका मतलब है कि लचीला या जो कठोर बनाने का मतलब क्या होता है? कि अनावश्यक परिवर्तनों के प्रति एकदम सख्त रवैया, कि नहीं कोई चेंज नहीं होगा। इसमें क्या होगा? अनावश्यक परिवर्तनों के प्रति सख्त रवैया। इसके लिए जरूरत होती है कि कठोर संविधान हो, कि ऑलरेडी एक प्रोसेस है, आप आसानी से परिवर्तन नहीं कर सकते। और लचीले संविधान की हम बात करें तो इसका मतलब होता है कि परिवर्तन के लिए खुली दृष्टि, परिवर्तन के लिए खुली दृष्टि।
अगर कोई परिवर्तन है तो उसको स्वीकार कर लेना, ठीक है। और इसमें यह माना गया है कि भाई संविधान जो है वह दोष मुक्त नहीं हो सकता, कोई ना कोई परेशानी हो सकती है, कोई ऐसी व्याख्या हो सकती है जो नई तरीके से की जाए, और अगर त्रुटि सामने आए तो उसका निवारण कर दो। अब तक अगर हम देखें तो भारतीय संविधान में 106 संविधान संशोधन तो हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि भारतीय संविधान नम्य और अनम्य दोनों का क्या है, एक मिश्रण है। आओ और कुछ बातें देखते हैं। सो बेसिकली भारतीय संविधान क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाइदर फ्लेक्सिबल और नॉट रिजिड बट आ सिंथेसिस ऑफ बोथ। इसका मतलब क्या है कि ये नम्य अनम्य दोनों है। भारतीय संविधान क्या है, नम्य और अनम्य दोनों का मिश्रण है, ठीक है। 368 क्या कहता है, अब देखो आर्टिकल 368 में कहा गया है कि संविधान में संशोधन की शक्ति संसद में निहित है। किसके पास है, संसद के पास है, और मूल ढांचे से संबंधित व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकती। मूल ढांचे से संबंधित, अब देखो मूल ढांचा क्या है, ये आपका नेक्स्ट लेक्चर है, मूल ढांचा है ना। मूल ढांचे से संबंधित व्यवस्थाओं को यहाँ पे मैं स्टार लगा देती हूँ। देखो यूपीएससी ने कैसे क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन देख लो जरा। क्या प्रश्न पूछा है कि संविधान में संशोधन करने की संसद की जो शक्ति है वह सीमित है और इसे पूर्ण शक्ति के रूप में विस्तारित नहीं किया जा सकता। तो सीमाएं क्या है, मूल ढांचे से संबंधित है। इसमें यह बात कही गई कि आर्टिकल 368 के तहत संसद अपनी संशोधन शक्ति का विस्तार करके संविधान की मूल संरचना को नष्ट कर सकती है। क्या ऐसा कर सकती है क्या, तो नहीं कर सकती, क्योंकि केशवानंद भारती केस में भी ये कहा गया है और न्यायपालिका ने अपने निर्णयों में माना कि जो संसद है वो उसकी सीमाएं हैं संशोधन की। तो संशोधन कहां तक कर सकती है, जहां तक मूल ढांचा ना प्रभावित हो। तो संशोधन की जो शक्ति है वह असीमित नहीं है, बल्कि ये जो शक्ति है वह सीमित है। सीमित क्यों है, क्योंकि मूल ढांचे को बदल नहीं सकती, मूल ढांचे को बदल नहीं सकती, है ना। सो पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो पार्लियामेंट क्या, पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि वह मूल जो संरचना है उसमें बदलाव कर सके। जो मूल संरचना है, मूल संरचना में बदलाव नहीं कर सकता। ये क्या बताता है, मूल संरचना में बदलाव नहीं कर सकता, ये बताता है। अब देखो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि संसद की जो संविधान में संशोधन करने की शक्ति है वो असीमित है, आप मान जाओगे कि गलत है। ये क्यों गलत है, क्योंकि हमने देखा मूल ढांचा जो है वो उसको रोक रहा है कि आप यहाँ संशोधन नहीं कर सकते। केसी वेयर कहते हैं कि लचीलेपन और कठोरता के बीच में एक उचित संतुलन जो है वह भारतीय संविधान में दिखाई पड़ता है। इस प्रश्न को जरा देखो, हमारा संविधान समाज की बदलती जरूरतों के अनुसार संशोधन की आवश्यकता को स्वीकार करता है। संविधान की वास्तविक कार्यप्रणाली में व्याख्याओं का पर्याप्त लचीलापन रहा है। हाँ, ये बात सही है, व्याख्याओं का चूंकि लचीलापन है और इस वजह से एक से ज्यादा व्याख्याएं किसी एक बात की हो सकती हैं। सो इसलिए बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप, और यहाँ पर हमने लचीलापन चूंकि व्याख्याओं का रहा है, इसलिए इसके दोनों ही जो स्टेटमेंट है वह सही है। ठीक है, दोनों ही जो स्टेटमेंट है इसमें बच्चों वह सही है। तो हमने देखा कि बेसिकली जो संसद के पास आर्टिकल 368 के अंतर्गत यह शक्ति है कि वह संविधान में जो संशोधन है वह कर सके। अब संविधान में संशोधन कैसे कर सकती है उसकी हम थोड़ी सी प्रक्रिया की बात करते हैं। ठीक है, पहले देखो आर्टिकल 368 में वो बात जो है वह लिखी हुई है कि कैसे जो संविधान है, संविधान में संशोधन मतलब संविधान को बदलना, संविधान के किसी प्रावधान को बदलने की बात इसमें कही जाती है। तो हाउ टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368 कहता है कि संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के द्वारा इस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार, अब ध्यान रखना अनुच्छेद 368 में वो प्रक्रिया दी गई है, इस प्रक्रिया के आगे जाकर वह बदलाव नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि जो संसद है वो अपने हिसाब से कर ले। तो अनुच्छेद 368 कहता है कि इस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार नए उपबंध कर सकती है या पहले से बनाए हुए जो उपबंध है उसको बदल सकती है, हटा सकती है। ऐसे पढ़ लो कि पहले से बनाए हुए जो उपबंध या फिर पहले से बनाए हुए जो संविधान में प्रावधान थे उसको बदल सकती है, हटा सकती है या फिर कुछ नया जोड़ सकती है। लेकिन वह ऐसा कैसे करेगी? तो क्या संसद खुद प्रक्रिया बना रही है? नहीं, संसद 368 में 368 आर्टिकल जो संविधान का है वह ये शक्ति संसद को दे रहा है कि वो जो चेंज है, अमेंडमेंट जो है वह कर सके, लेकिन आर्टिकल 368 के अनुसार ही वह ऐसा करेगा। पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर amend by way of addition, variation and repeal any provision of this constitution in accordance with the procedure laid out in this article।
तो आर्टिकल में जो चीज लिखी हुई है उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली जो अमेंडमेंट का काम है वह पार्लियामेंट करेगा, ऐसा आर्टिकल 368 का कहना है। अब 368 जो है आखिर उसकी प्रक्रिया है क्या, प्रक्रिया को समझ ले क्या हम। पहले प्रक्रिया को मैं आपको समझा देती हूं, ठीक है। प्रक्रिया को समझने के बाद मैं कुछ और आपको चीजें बताती हूं। चलो, तो संशोधन की प्रक्रिया देखो शुरू कहां से होगी। संशोधन की प्रक्रिया सबसे पहले तो बच्चों ये जो प्रक्रिया है वह स्टार्ट हो रही है कहां से, संसद से, ठीक है। याद रखना इस बात को कि जो ये जो प्रक्रिया है वह संसद से शुरू होगी, और इसका मतलब यह है कि जो राज्य विधानमंडल है उसके पास यह पावर नहीं है कि वह इस प्रक्रिया को शुरू कर सके। तो संविधान में संशोधन करने का विधेयक या संशोधन करने का जो प्रस्ताव है, संशोधन की प्रक्रिया का आरंभ केवल संसद में, अब मैंने संसद लिखा है ध्यान रखना, केवल संसद में, मैंने लोकसभा राज्यसभा मेंशन नहीं किया, केवल संसद में, आरंभ केवल संसद में हो सकता है। इसका मतलब यह है कि राज्य विधानमंडल के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, राज्यों का जो विधानमंडल है वह इस संबंध में कोई अधिकारिता नहीं रखता है ना। और याद रखना किसी भी सदन से ये जो प्रक्रिया है वह शुरू हो सकती है, किसी भी सदन से, किसी भी सदन से प्रक्रिया शुरू हो सकती है, किसी भी सदन से प्रक्रिया शुरू हो सकती है, याद रखना। अच्छा एक बात और ध्यान में रख लो, इसे सरकारी और गैर सरकारी कोई भी जो है सरकारी व गैर सरकारी सदस्य पेश कर सकता है। अब आप सोचेंगे कि सरकारी गैर सरकारी क्या होता है। देखो सरकारी विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जो किसी मंत्री मिनिस्टर के द्वारा, जो किसी मंत्री के पद पर है उसके द्वारा पेश किया जा रहा है, और गैर सरकारी मतलब या फिर निजी विधेयक उस विधेयक को कहेंगे जो कि मंत्री के पद पर नहीं है लेकिन सांसद का सदस्य है, लेकिन वह सांसद है, वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो पेश कर रहा है बट वो मंत्री नहीं है, तो हम गैर सरकारी विधेयक कहेंगे, ठीक है। तो सरकारी व गैर सरकारी सदस्य याद रखना कि दोनों में से कोई भी जो है वह पेश कर सकता है, और इसे पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। ये दोनों बातें यूपीएससी पूछ चुका है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति कि हम ये विधेयक ले आए वो वाली बात नहीं होती है ना। तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं, पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। बच्चों नहीं शब्द को बहुत ध्यान से पढ़ा करो, यहां से प्रश्न आते हैं, है ना। क्लियर है। चलो, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, सरकारी गैर सरकारी कोई भी जो सदस्य वह इसे पेश कर सकता है। और याद रखना कि विधेयक जो है वह पारित कैसे होगा, तो विधेयक दोनों सदस्यों से, दोनों सदनों से, दोनों सदन मतलब लोकसभा राज्यसभा, दोनों सदनों द्वारा अलग अलग, ध्यान से पढ़ना इस शब्द को, अलग अलग विशेष बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए, अलग अलग विशेष बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। अब इसमें लिख दिया अलग अलग विशेष बहुमत द्वारा, इसका मतलब साथ में ना दे ये विशेष बहुमत, नहीं साथ में नहीं चलेगा, तभी तो ये कहा जाता है कि अलग अलग विशेष बहुमत द्वारा। इसका मतलब कि संशोधन पर, संविधान के संशोधन, अगर संशोधन को लेके कोई विधेयक लाया जा रहा है तो उस पर संयुक्त अधिवेशन, जॉइंट सेशन नहीं हो सकता। सदन का इस पर यानी संविधान संशोधन विधेयक या प्रस्ताव पर, विधेयक पर
संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता। और किसके बारे में संयुक्त अधिवेशन नहीं होता? संयुक्त अधिवेशन मतलब लोकसभा राज्यसभा साथ में बैठ जाए, मतभेद को हल कर ले, है ना। तो संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता। कौन अध्यक्षता करता है किस आर्टिकल में? यूपीएससी को पूछता है। तो संयुक्त अधिवेशन, संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसको दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग और विशेष बहुमत के द्वारा पारित होने की चूंकि आवश्यकता होती। पहले ही लिख दिया कि अलग अलग विशेष बहुमत, तब कैसे आप साथ में बैठा के काम करवा लोगे, है ना। ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो बच्चों कि दोनों सदनों से पारित होने के बाद, अच्छा एक बात और, विशेष अधिवेशन की यहां बात हो गई। अगर कोई मुद्दा जो है वह संघ से संबंधित हो, संघीय व्यवस्था से संबंधित हो, तब क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर खैर इसको आगे बता देंगे। तो इसमें देखो बच्चों कि ये प्रक्रिया हो गई। अगर संघीय व्यवस्था से संबंधित कोई संशोधन का मुद्दा है तो राज्यों के पास भेजा जाएगा और आधे राज्यों की सहमति इसके लिए आवश्यक चाहिए होगी, जैसे कि गुड एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, वस्तु और सेवा कर को केवल संसद जो है वह लागू नहीं कर सकती थी। तो इसके लिए संविधान संशोधन जब किया गया तो राज्यों की सहमति जो है वह ली गई। अब कितने राज्यों की सहमति, कैसे, वो आगे मैं समझा दूंगी। तो यहां पर देखो, जब दोनों सदनों से पारित हो जाए, दोनों सदनों से पारित होने के बाद, दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति, आपको पता होगा कि कोई भी अधिनियम तभी अधिनियम बनता है, कोई भी बिल, एक्ट, कोई भी जो बिल है वह एक्ट तभी बनता है जब राष्ट्र, दोनों सदन उसको पारित कर दे, राष्ट्रपति अपने साइन कर दे। तो दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की सहमति हेतु भेजा जाता है। राष्ट्रपति एक और काम कर सकते हैं, सहमति ना दे, रोक दे, पुनर्विचार के लिए लौटा सके। ये होता है ना सामान्य विधेयकों में, इसमें नहीं होगा। दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की सहमति हेतु भेजा जा सकता है। बट अब इसमें इफ बट है कि राष्ट्रपति ना तो विधेयक को लौटा सकते हैं, ना तो विधेयक, क्योंकि संविधान संशोधन का विधेयक है, ना तो विधेयक को लौटा सकते हैं पुनर्विचार हेतु, पुनर्विचार हेतु, ना ही वीटो पावर कर सकते हैं, ना ही अपने पास रख सकते हैं कि जाओ आंसर ही नहीं करेंगे, वो वाली बात इसके साथ नहीं कर सकते, इस विधेयक के साथ। तो ना तो विधेयक लौटा सकते हैं पुनर्विचार हेतु और ना ही अपने पास रख सकते हैं, ना ही अपने पास रख सकते हैं, ठीक है, याद रखना। और जिस वक्त राष्ट्रपति जो है जब इस पर हस्ताक्षर कर देंगे, जब इस पर पहले राष्ट्रपति के लिए ये बाध्य नहीं था, बाद में एक संविधान संशोधन होता है, 24वां संविधान संशोधन 1971 में, 1971 में, और फिर बाध्य कर दिया गया कि राष्ट्रपति को संविधान संशोधन अगर विधेयक है तब उस पर अपनी सहमति देनी ही होगी, ये बात उसमें कही गई, ठीक है। तो राष्ट्रपति ना तो पुनर्विचार के लिए लौटा दे, और लेकिन राष्ट्रपति जिस दिन साइन कर दें उस दिन से ये विधेयक प्रभावी माना जाता है, लागू माना जाता है, जैसे कि 28 सितंबर 2023। 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति के द्वारा 106वां संविधान संशोधन जो विधेयक था, महिला आरक्षण, 1/3 महिला आरक्षण, लोकसभा और राज्यसभा की, लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें हैं उसमें 1/3 जो सीटें हैं वह महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। अगर जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, अगर उन्होंने साइन कर दिया, जिस दिन से उन्होंने साइन कर दिया उस दिन से ये इन्फोर्स में आ गया, उस दिन से ये लागू हो गया। ये पूरी प्रक्रिया थी। शुरू कहाँ से था? अब इसके अंतर्निहित भाव को समझो। शुरू कहाँ से था? केवल संसद इसकी बात, इसको शुरू कर सकती है। अच्छा, एक बार एक क्वेश्चन दिखाती हूँ, इतना समझ में आ गया? प्रश्न यूपीएससी ने पूछा होगा, वो दिखाती हूँ। 2020 का प्रश्न है। देखो, अगर आप संसद पढ़ते हैं, संसद देखते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। कुछ शक्तियां ऐसी होती है जो कि राज्यसभा के पास स्पेशल शक्तियां होती, जैसे नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाना, जैसे कि आईएएस है, जैसे कि आईपीएस है, और बाद में फॉरेस्ट सर्विसेज को भी इसमें जोड़ा गया, ठीक है। अगर हम सरकार को हटाने की बात करें तो आपको पता है कि इसके बारे में जो लोकसभा है ये सक्षम है, ठीक है। लोकसभा लोगों का सदन, लोकप्रिय सदन, निम्न सदन, और यहाँ पर
कार्यपालिका जो है उसका सामूहिक उत्तरदायित्व बेसिकली किसके लिए होगा, लोकसभा के पास होगा। लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके सरकार को हटा सकती है, ये शक्ति राज्यसभा के पास नहीं है। कटौती प्रस्ताव बनाने की बात करें तो ये भी लोकसभा के पास है। अब लेकिन बात हो गई संविधान संशोधन की, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं लोकसभा या राज्यसभा नहीं लिख, देखो शब्दों को सही पढ़ने का नतीजा होता है कि आपसे रिजल्ट निकल जाता है। सही पढ़ा करो हमेशा, ये नहीं कि संविधान संशोधन पढ़ लिया, यही नहीं पढ़ा कि विशेष बहुमत क्या होता है। अरे थोड़ा सा ठहरो, थोड़ा सा रुको, पढ़ो कि संविधान संशोधन में विशेष बहुमत जो है उसमें क्या अंतर है साधारण बहुमत से, बताऊंगी मैं आपको, है ना। तो जब तक ठहर के नहीं पढ़ोगे तब तक मुश्किल हो जाता है। अगर प्रीलिम्स के एग्जाम की बात करें बच्चों, ये आपसे क्वालिटी एक्सपेक्ट करता है कि आप इवन कुछ मुद्दों पर श्योर हो, कुछ फैक्ट्स पर श्योर हो कि आपका ये जो मुद्दा है वह कुछ ऐसा है, ठीक है। ये तो अब देखो, मैंने आपको बताया कि संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है ये किसी भी सदन से शुरू होती है। ये प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो रही थी, संसद द्वारा। संसद द्वारा इसको शुरू किया जा रहा था, संसद द्वारा शुरू किया जा रहा था। इसका छुपा भाव ही ये था कि किसी भी सदन से, किसी भी सदन, चाहे लोकसभा हो, किसी भी सदन से शुरू हो सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। क्लियर। इस मामले में दोनों के पास जो है वह बराबर शक्तियां हैं। अब एक प्रश्न और देखो, संविधान में सभी संशोधन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है केवल संसद में लोकसभा के द्वारा, बाहरी एजेंसी या राज्यसभा में, संविधान आयोग और राज्यों की विधानसभा या संसद के दोनों सदनों के द्वारा। किसके द्वारा शुरू की जा सकती है, इसका आंसर आप मुझे फिर से दे देंगे, ठीक है। चलिए, इसके अलावा देखो कि संशोधन की प्रक्रिया की हमने बात कर ली कि जब जो यहाँ से यहाँ पे ये पेश हुआ था संविधान में कोई संशोधन का विधेयक, और यहाँ पर क्या हुआ कि जब राष्ट्रपति के द्वारा जो है वह हस्ताक्षर कर दिए, राष्ट्रपति के द्वारा जो है वह हस्ताक्षर कर दिए, क्योंकि ना तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकते ना अपने पास रखते हैं, तो जिस दिन इन्होंने साइन कर दिए उस दिन से वह जो विधेयक था वह अब कन्वर्ट हो गया एक्ट में, वह जो बिल था वह कन्वर्ट हो गया एक्ट में, ठीक है। आया समझ में। तो ये प्रक्रिया थी। अब देखो, इस प्रक्रिया के अलावा हम देखेंगे कि हमारे यहाँ आर्टिकल जो 368 है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कुछ प्रक्रिया की बात करता है, उसको हम समझते हैं। प्रक्रिया को समझते हैं, ठीक है। चलो, आर्टिकल देखो 368 क्या कह रहा है, इसमें यह कहा गया कि इस प्रक्रिया के अनुसार ही जो संसद है वह चेंज कर सकती है, और संशोधन की प्रक्रिया में यह बताया गया है, जरा इसको ध्यान से पढ़ो, ठीक है, शब्दों को ध्यान से पढ़ना। सदन में सामान्य बहुमत के आधार पर कुछ अनुच्छेदों में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, एक तो सामान्य बहुमत से जो संसद है वह संशोधन कर सकती है कुछ मामलों में। टेक्निकली इनको संशोधन नहीं माना जाता क्योंकि ये एक तरह से साधारण के द्वारा हो गए, ठीक है। और ये जो तरीका है, ध्यान रखना, ये 368 में निहित नहीं है। संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर 368 के अनुसार, तो 368 के अनुसार दो तरह के संशोधन के प्रकार हैं। देखो, आर्टिकल 368 में वैसे तो संशोधन किया जा रहा है 3 तरह से, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि 368 में केवल इन 2 बातों की चर्चा की गई है, इसकी चर्चा नहीं की गई है। इसकी चर्चा नहीं की गई है कि संसद जो है वह सामान्य बहुमत के आधार पर संशोधन कर दे, ठीक है। तो 368 में ये दोनों प्रक्रियाओं की बात की गई है कि या तो संसद में, या तो सदन के अलग अलग विशेष बहुमत से हो जाए, या फिर सदन का तो विशेष बहुमत चाहिए ही, संसद का विशेष बहुमत चाहिए ही, आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति भी चाहिए। क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, अब चूंकि हमारे यहाँ जो संघीय व्यवस्था है उसमें राज्य केंद्र के अधीन तो है नहीं, राज्यों की अपनी अथॉरिटी है, और स्पेशली अगर हम राजस्व की बात करें या कुछ और व्यवस्थाओं की बात करें, राज्य सूची की बात करें, राज्य के अपने अधिकार क्षेत्र, अपनी अपनी शक्तियां हैं। तो ऐसे में क्या है कि कुछ ऐसे भी प्रावधान होते हैं जिन्हें केवल सदन के विशेष बहुमत के आधार पर बदला नहीं जा सकता, बल्कि इनके लिए क्या किया जाए, विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत के साथ कुल राज्यों की आधी विधायिकाएं जो है वह भी अपनी सहमति दे दे। तो 368 में 2 तरह के प्रावधानों की, 2 तरह के संशोधनों की बात की गई। वैसे तो संशोधन 3 तरह से किया जा रहा है, साधारण बहुमत के आधार पर भी किया जा रहा, पर साधारण बहुमत की जो बात है वह 368 में नहीं लिखी है। 368 में केवल 2 बातें लिखी है कि एक तो सदन का विशेष बहुमत हो, और दूसरी बात में यह कहा गया कि सदन के विशेष बहुमत तो हो, उसके साथ आधे से ज्यादा जो राज्य की विधायिकाएं हैं उनकी भी सहमति हो, ठीक है।
मैंने अभी आपको बताया कि जब तक राष्ट्रपति जो है वह साइन कर दे, और राष्ट्रपति ना तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ना ही मतलब राष्ट्रपति जो है वह बाध्य हो गए। और राष्ट्रपति पर ये जो बाध्यता है ना, ये बाध्यता थोपी गई थी एक संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, जिसमें यह कहा गया कि ऑब्लिगेटरी होगा, ये ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट टू अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन पर सहमति के लिए बाध्य बनाया गया, ऐसा 24वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। क्लियर? चलो आओ जरा इस प्रश्न को देखो। संविधान का लचीला और साथ ही कठोर होना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? लचीले का अर्थ है परिवर्तनों के लिए खुली दृष्टि, और कठोर का अर्थ है अनावश्यक परिवर्तनों के प्रति सख्त रवैया। भारतीय संविधान में इन दोनों विशेषताओं का समावेश है। एक संविधान जिसे बहुत आसानी से बदला या संशोधित किया जा सकता है उसे अक्सर लचीला कहा जाता है, जिसमें संशोधन करना बहुत कठिन है उसे कठोर कहा गया है। करेक्ट आपको बताना है। आपको नहीं लगता तीनों बातें सही लिखी हैं? एग्जैक्टली, है ना? चलो तो अब हम देखते हैं कि आखिर ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जिसे साधारण बहुमत के द्वारा ही किया जा सकता है, बदला जा सकता है। ठीक है, जैसे कि साधारण बहुमत के द्वारा ही बदला जा सकता है। तो देखो ये कुछ प्रावधान है। यूपीएससी इसमें जो क्वेश्चन है वह कुछ इस तरीके से पूछ लेती है कि संसद के, जैसे कि यहाँ पे विशेष बहुमत की बात की है कि विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से किस किस में परिवर्तन किया जा सकता है। तो संसद का जो यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का तरीका है वह कुछ ऐसा होता है कि आपको कुछ प्रावधान लिख दिए और वहां से ये पूछ लिया कि आखिर जो संसद है वह किस बहुमत के द्वारा किस में चेंज कर सकती है, नहीं कर सकती है। ठीक है, तो देखो अगर मान लो साधारण बहुमत की हम बात करें, साधारण बहुमत की बात करें तो देखो नए राज्यों का अगर प्रवेश करना हो, नए राज्यों का गठन करना हो, प्रवेश हो, नए राज्यों का निर्माण, संघ और भारत के क्षेत्र में हमने इसको पढ़ा था ना, संघ राज्य में नए राज्यों का प्रवेश करना हो या नए राज्यों का निर्माण हो, उसके क्षेत्र सीमाओं से संबंधित परिवर्तन करना हो, इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये अनुच्छेद 2 और 3 में लिख दिया और अनुच्छेद 4 में ये लिख दिया कि 2 और 3 के अंतर्गत जो किया गया था वो संविधान संशोधन नहीं था। सो राज्य विधान परिषद का निर्माण और उसकी समाप्ति, अब मैं यहाँ पे स्टार लगा देती हूँ क्योंकि ये यूपीएससी ने पूछा हुआ था कि अगर मान लीजिए किसी राज्य में विधान परिषद जो कि उच्च सदन होता है राज्यों में, है ना, राज्यों में भी तो बाईकैमरल सिस्टम को ही अपनाया गया है, जैसे कि केंद्र में है लोकसभा और राज्यसभा, ठीक ऐसा ही सिस्टम हमने राज्यों के लिए भी अपनाया है। और राज्यों में उच्च सदन जो है वह विधान परिषद होगी, निम्न सदन विधानसभा होगी। तो सब जगह तो विधान परिषद 6 या 7 राज्यों में है। तो यहाँ पर कमेंट करके बताना किस किस राज्य में है। ठीक है, तो विधान परिषद का निर्माण करना या उसकी समाप्ति करना यह अधिकार फाइनली संसद के पास, और संसद इसे ऐसा साधारण बहुमत करके कर सकती है। दूसरी अनुसूची में क्या लिखा है? वेतन भत्ते विशेष अधिकार किस किस के? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और न्यायाधीशों के। राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और न्यायाधीशों के, इनकी जो वेतन भत्ते हैं वो दूसरी अनुसूची में। अब एक बात को ध्यान से पढ़ो, देखो चीजों को याद कैसे किया जाता है। आप सीधा सीधा पढ़ोगे तुरंत कंफ्यूज हो जाओगे। हमने इसको ऐसे पढ़ा कि राष्ट्रपति की अगर परिलब्धियां वेतन भत्ते विशेषाधिकार में चेंज करना हो वो आसानी से हो जाएगा मतलब वो साधारण बहुमत से, है ना। चलो एक और चीज देखते हैं, एक और पॉइंट देखते हैं कि अगर अब देखो राष्ट्रपति का निर्वाचन और उनकी प्रक्रिया वेतन भत्ते विशेषाधिकार में आसानी से साधारण बहुमत से चेंज हो रहा था, लेकिन जब राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में चेंज करना था तब हम कहां पे आ गए थे? संसद का विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति। संसद का विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति जब होगी तब जाके राष्ट्रपति के निर्वाचन और जो प्रक्रिया है इसमें परिवर्तन हो पाएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से अगर आप याद रख लेंगे चीजों को। सदन में गणपूर्ति की अगर हम बात करें, गणपूर्ति या कोरम की व्यवस्था। गणपूर्ति या कोरम क्या होता है? वह न्यूनतम सदस्य संख्या जिसके बाद लोकसभा या राज्यसभा की जो कार्यवाही है वह शुरू हो जाए, और सामान्यतः इसे तय करने का अधिकार किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति का। संसद सदस्यों का वेतन और भत्ते, संसद की प्रक्रिया और नियम, संसद, इसके सदस्य और इसकी समितियों के विशेषाधिकार। तो संसद सदस्य, उनकी प्रक्रिया, विशेषाधिकार,
अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, उच्चतम न्यायालय अवर न्यायाधीशों की संख्या, इसको आसानी से बदला जा सकता है, उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र, राजभाषा का प्रयोग, नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति। ऐसा क्यों कहा गया है? नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति की बात क्यों कही गई? आपको याद होगा आर्टिकल 11, जिसमें संसद के पास ये अधिकार है कि वह चाहे जिस तरीके से चाहे वह वैसे चेंजेस कर सकता है। अगर नागरिकता में वह परिवर्तन करना चाहे तो नागरिकता संबंधी नियम बनाने का अधिकार किसके पास होगा? संसद के पास होगा, क्योंकि नागरिकता संघ सूची का विषय है। किसका है? यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है ना? पढ़ा था ना हमने नागरिकता में। तो नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति, वहां भी हमने देखा था कि संसद ऐसा कर सकती है, उसके पास फुल पावर है, साधारण बहुमत से वह ऐसा कर सकती है। साधारण बहुमत मतलब हम देखें अगर कि जैसे लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 545 हो सकती है, तो उसमें से अगर 247 जो सदस्य है वह अगर उपस्थित हो और 124 जो सदस्य हैं वह अगर पक्ष में मतदान कर दे, है ना, तो ये साधारण बहुमत के द्वारा इसको पारित मान लिया जाता है। तो देखो सामान्यतः हम देखते हैं कि किसी प्रस्ताव को पारित करने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। तो साधारण बहुमत हम क्या माने? ठीक है, जैसे कि लोकसभा की सदस्य संख्या की हम बात करें कि अधिकतम 545 हो सकती है, ऐसा लिखा गया है। ठीक है, 545 हो सकती है, तो इसमें अगर 247 जो सदस्य हैं वह उपस्थित हों और अगर इसमें से 124 124 247 और 124 है ना, ये जो है वह पक्ष में मतदान कर दें। ये जो है वह क्या करेंगे? पक्ष में मतदान कर देंगे। ये 124 है, मैं अच्छे से लिख देती हूँ, आप कंफ्यूज ना हो, है ना। 124 अगर पक्ष में मतदान कर दे तब इसको हम देखेंगे कि ये पारित मान लिया जाता है। तो ये साधारण विधेयक हो गया। याद रखना, ये साधारण विधेयक बाकी संविधान संशोधन जिसको कि विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है उस पर लागू नहीं होगा। ठीक है, अब देखो संसद और राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, केंद्र शासित प्रदेश, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची। अब देखो ऐसे एक और तरीका मैं बताती हूँ। ये तो आपको याद हो गया कि यहाँ पे राष्ट्रपति के वेतन भत्ते हैं। साधारण में आधे राज्य और संसद के विशेष बहुमत की बात जब करेंगे तब राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अनुसूचियां इकट्ठी करें तो यहाँ पे दूसरी अनुसूची की बात की गई, यहाँ पे 5वीं अनुसूची की बात की गई, यहाँ पे 6ठी अनुसूची की बात की गई। ठीक है, 2, 5, 6 मतलब इस अनुसूची में अगर परिवर्तन करना हो तो ये साधारण के द्वारा। थोड़ा सा विशेष भी देख लें तो विशेष, और अगर हम बात करें कि विशेष और प्लस आधे राज्यों की सहमति, तब यहाँ पर हम कुछ अनुसूचियों की बात करेंगे, जैसे कि 7वीं अनुसूची। अब 7वीं अनुसूची किस में क्यों रखा? संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों की सहमति की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि ये जो मुद्दे हैं वे हमारी संघीय व्यवस्था से संबंधित होते हैं। संघ या फेडरल का मतलब क्या होता है? मोर देन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। और अगर यहाँ पर कम से कम 2 स्तर पर सरकारों का होना है तो यहाँ पर सरकारों के बीच में शक्तियों का विभाजन भी होगा। तो शक्ति का विभाजन 7वीं अनुसूची में किया गया है, तो 7वीं अनुसूची को इसमें प्रोटेक्ट कर दिया कि विशेष बहुमत हो और राज्यों की सहमति हो। क्लियर है? विशेष बहुमत हो और राज्यों की सहमति हो। तो अब देखो संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति के द्वारा क्या क्या परिवर्तन होगा? केंद्र राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में परिवर्तन, केंद्र और राज्य के बीच में विधायी शक्तियों की, ज्यादातर समझ लेना कि जब केंद्र राज्य की बात हो या पूरे देश की इस तरीके से बात चल रही हो तब यहाँ पे विभाजन संबंधित जब बात हो, जैसे कि यहाँ पे जीएसटी परिषद की बात की गई, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व की बात की गई, तो जब बात शक्ति विभाजन की हो, राज्यों से संबंधित हो, तब इस पे आ जाना। संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है 368 में भी अगर परिवर्तन करना हो, 368 में ऐसा लिखा है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया में भी अगर परिवर्तन करना हो तब इस प्रक्रिया में परिवर्तन करने के लिए भी आधे राज्यों की जो सहमति है उसकी आवश्यकता होगी। आधे राज्यों की जो सहमति है उसकी आवश्यकता होगी। ठीक है, तो हमने यहां पर देखा कि चूंकि संविधान, यहां पर क्या होगा कि राज्यों के द्वारा अनुमोदन हमें कब कब चाहिए? जब केंद्र राज्य के बीच में आखिर क्या आवश्यकता थी राज्यों की सहमति की, तो हम देखेंगे कि संघीय व्यवस्था में परिवर्तन हो, संघीय व्यवस्था में परिवर्तन
के लिए ज़रूरी होता है कि केवल संसद की जो अनुमति है वह पर्याप्त ना हो, ठीक है, विशेष बहुमत इसके लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसके अलावा केंद्र और राज्य के बीच में जब किसी भी शक्ति के बंटवारे की बात आएगी तब यहाँ पर आधे राज्यों की सहमति की आवश्यकता होगी। तो केंद्र और राज्य के बीच में, केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के लिए ऐसा जरूरत होती है। इसके पीछे एक और कारण है कि जो राज्य हैं वह केंद्र की दया पर निर्भर नहीं है। राज्य केंद्र की दया पर निर्भर नहीं है कि उनसे कुछ ना पूछे सब कुछ बदल दिया जाए, है ना, निर्भर नहीं है, इनकी अपनी अथॉरिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर आधे राज्यों की विधानमंडल का जो अनुमोदन है, और एक बात और याद रखो कि ये जो आधे राज्य है ना, आधे विधानमंडल, देश की आधे विधानमंडल, तो आधे जो विधानमंडल हैं इनकी स्वीकृति किस बहुमत से, एक प्रश्न ध्यान में रखना, किस बहुमत से, साधारण या विशेष बहुमत, साधारण या विशेष बहुमत। आधे विधानमंडल, आधे राज्यों के विधानमंडल कर लो, है ना, आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक होगी, और ये जो स्वीकृति है याद रखना साधारण बहुमत से। स्वीकृति कैसे, तो विधानमंडल साधारण बहुमत से ऐसा कर दें, साधारण बहुमत द्वारा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे विधानमंडल की जरूरत नहीं होती कि ये विशेष बहुमत से पारित करे। सो बाय अ स्पेशल मेजोरिटी विथ रेक्टिफाई बाय 1.5 ऑफ अ टोटल स्टेट, ठीक है, क्लियर। चलिए अब आगे चलेंगे और हम थोड़ा सा विशेष बहुमत की तरफ चलते हैं। तो इन दो की तो हमने बात कर ली, साधारण और आधे राज्यों के साथ विशेष बहुमत। संसद के विशेष बहुमत की बात रह गई। संसद के विशेष बहुमत के द्वारा किन में चेंज होगा और कैसे चेंज होगा, ठीक है। तो देखो हम देखेंगे कि ज्यादातर अगर हम संविधान के उपबंधों की बात करेंगे तो विशेष बहुमत के द्वारा उसमें परिवर्तन होगा, ठीक है। और ये कहा जाता है कि इसमें वो आएगा, इसमें वो प्रावधान होंगे जिनका वर्णन पहले और दूसरी लिस्ट में नहीं था, और इसमें ज्यादातर ऐसे चीजें शामिल होंगी जो कि बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी हैं, जैसे कि मूल अधिकार, राज्य के नीति के निदेशक तत्व। इसमें ज्यादा इसको डिफाइन नहीं किया गया है, इसमें कहा गया है कि इसमें क्या क्या शामिल होगा। इसमें जो विषय शामिल होंगे, मूल अधिकार, किस विषय पर, तो मूल अधिकार और नीति के निदेशक तत्व, मूल अधिकार और नीति के निदेशक तत्व, मूल अधिकार और नीति के निदेशक तत्व में अगर परिवर्तन करना हो तब ये जो परिवर्तन है बच्चों ये कैसे होगा, तब इस परिवर्तन के लिए जरूरी है कि संसद जो है वह विशेष बहुमत से पारित करे, ठीक है। अब विशेष बहुमत क्या होगा उसको भी हम समझ लेते हैं। मूल अधिकार और नीति के निदेशक तत्व में अगर परिवर्तन करना हो तो ऐसा संसद के विशेष बहुमत के द्वारा हो जाएगा। इसके लिए राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो बेसिकली देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले इस भाषा को पढ़ लो फिर समझा देती हूँ, भाषा को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। संविधान के ज्यादातर उपबंधों का संशोधन संसद के विशेष बहुमत के द्वारा किया जाएगा, अर्थात प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों के बहुमत, प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, प्रत्येक सदन के, अब दूसरी बात है, प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। एक तो कुल सदस्यों का बहुमत, ठीक है। तो विशेष बहुमत का अर्थ क्या होगा, विशेष बहुमत की अगर हम बात करें, ठीक है, विशेष बहुमत का विषय तो हमने देख लिए, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे कि आखिर इसका जो अर्थ है ये क्या होगा, ठीक है। अर्थ बहुत जरूरी है। इसका अर्थ ये होगा कि सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, कुल सदस्य संख्या, यहाँ पे स्टार भी लगा दूं, क्वेश्चन पूछा, आप क्वेश्चन भी देखते हैं, ठीक है। कुल सदस्य संख्या का बहुमत, टोटल वाली भी बात है इसमें, और प्लस उपस्थित व मतदान करने वालों का, उपस्थित व मतदान करने वालों का
2/3 बहुमत। कितना? 2/3 बहुमत। ये होगा विशेष बहुमत। ये होगा बच्चों विशेष बहुमत। ठीक है, क्लियर है? अब यहां पर देखो, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं कि अगर लोकसभा में सदस्य संख्या अधिकतम हम देखें 545, एग्जाम्पल ये एनसीईआरटी का है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसको। तो यहां पर समर्थन 273 लोग करेंगे। देखो इसका लगभग बहुमत हो रहा है ना टोटल का। समर्थन कितने करेंगे? 273 लोग, 273। और मतदान और उपस्थित के लिए कितने लोग होंगे? इस पे मतदान करने के लिए और उपस्थित के लिए लगभग मतदान के लिए 300 सदस्यों का मौजूद रहना जरूरी है। 300 सदस्य कैसे हों? उपस्थित हों, जो कि मतदान करें। और अगर हम विधेयक पारित की बात करें तो पारित होने के लिए जरूरी होगा कि लगभग इसमें से भी जो 273 सदस्य है, ठीक है, वो इसके पक्ष में मतदान करें। ठीक है, देख लेना इसका 2/3 जो भी होगा, इसके 2/3 जो सदस्य संख्या है वो पक्ष में मतदान करेंगे। तो इस तरीके से ये सदन का विशेष बहुमत है। आपको बेसिकली कैलकुलेशन तो नॉर्मल समझाने के लिए थी, इसको आपको याद रखना है कि सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत। और ये ऐसा बहुमत नहीं है कि लोकसभा और राज्यसभा का कुल बहुमत, नहीं, क्योंकि संविधान संशोधन को पारित करने के लिए आवश्यक होगा कि दोनों सदन में अलग अलग विशेष बहुमत से इसको पारित किया जाए। उस विशेष बहुमत का क्या है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, क्लियर है? आओ एक प्रश्न मैं आपको दिखाती हूँ। संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से किसमें संशोधन किया जाएगा? राष्ट्रपति का चुनाव, हाँ बिल्कुल। संघ और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रकार, बिल्कुल। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और 5वीं और 6ठी अनुसूची। अगर 7वीं अनुसूची की बात हो रही होती तो फिर भी इसमें आता, 5वीं और 6ठी अनुसूची में परिवर्तन तो साधारण बहुमत से हो जाता है। ये साधारण बहुमत से हो जाएगा। 5वीं और 6ठी अनुसूची में परिवर्तन है ना, तो यहां पर कौन सा कथन सही है? सो इसमें आएगा 1 2 3 4। ठीक है, आंसर आएगा 1 2 3 4। क्या क्या आएगा? राष्ट्रपति का चुनाव, संघ और राज्य की कार्यपालिका, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, क्योंकि निर्वाचन जो है वह संघ सूची का विषय होगा। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आप याद रख लेना। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची किसमें आएगी? 7वीं अनुसूची की बात करेंगे तो ये आती है विशेष में, बल्कि साधारण में आएगी 2, 5 और 6, ये तीनों अनुसूची है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इसको आप कुछ इस तरीके से याद कर ले। चलिए आइए एक और प्रश्न देखो। संविधान में कई अनुच्छेद है जिसमें उल्लेख है कि इन अनुच्छेद में संसद के एक साधारण कानून के द्वारा संशोधन किया जाएगा। संविधान के कई अनुच्छेद है जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि काफी सारे, देखो आलोचना भी जब हम करेंगे ना अभी संविधान संशोधन की प्रक्रिया की, उसमें आलोचना भी हम ये देखते हैं बच्चों कि संसद एक बहुत बड़े भाग को संविधान के संशोधित कर सकती है। तो ऐसे में कहाँ राज्यों की भूमिका कहाँ है ना? तो ये बात सही है। ऐसे मामलों में संशोधन के लिए किसी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। विशेष प्रक्रिया की अगर आवश्यकता होती तब वो कठोर संविधान हो जाता है ना। तो ऐसे संशोधन और साधारण कानून में कोई अंतर नहीं रहता। ये बात बिल्कुल सही है। अगर इस तरह का संशोधन हुआ है कि संसद विधि बनाकर संशोधन कर सकती है, ध्यान रखो विधि बनाकर संशोधन करती है, तो विधि शब्द में और संविधान संशोधन शब्द में अंतर है। इसमें तो तीनों सही हैं। ठीक है, आओ अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। जैसे कि आर्टिकल 2 आर्टिकल 3, आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 की बात वहां पे की गई है ना कि संसद विधि के द्वारा, अब देखो बच्चों शब्द को ध्यान रखना, संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश दे सकती है। यहाँ पे विधि लिखा है, संविधान संशोधन नहीं लिखा है। तो संविधान संशोधन और जो विधि शब्द है इसमें अंतर है। तो जहां विधि लिखा है वो संविधान संशोधन नहीं है, है ना। सो अनुच्छेद 3 में लिखा है संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है, और अनुच्छेद 4 कहता है कि ये दोनों जो हैं वह संविधान संशोधन नहीं होगा। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 जो है, ठीक है, आर्टिकल 2 एंड जो 3 है वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ऐसा आर्टिकल 4 कहता है। क्लियर किया? तो जहां पे ध्यान रखना, रीड किया फुली द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑफ सम आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन बोथ दीज आर्टिकल्स द वर्ड बाय लॉ विधि के द्वारा, by law indicate that these articles can be modified by the parliament without recourse or any procedure of laid down in article 368.
368 की जो प्रक्रिया है ना, उसके बिना अगर संशोधन कर रही है, इसका मतलब क्या है कि वह विधि द्वारा संशोधन कर रही है, बाय लॉ, है ना। और बाय लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में भैया फर्क होता है। अगर बाय लॉ है, क्योंकि संविधान संशोधन विधि नहीं है, संविधान संशोधन प्रक्रिया है जो कि 368 में है। संविधान संशोधन को विधि शब्द यूज नहीं किया जाएगा कि संसद विधि बनाकर संविधान में संशोधन कर देगी। अगर विधि बनाएगी वो साधारण चीजों के लिए होगी, लेकिन संविधान संशोधन के लिए आर्टिकल 368 में जो प्रक्रिया है उसी का वर्णन है बच्चों। क्लियर है? चलिए अब देखो, अब 2/3 बहुमत को पाने के लिए 2/3 बहुमत जो है वह क्यों रखा गया उसकी बात, या संसद के विशेष बहुमत के द्वारा क्यों परिवर्तन किया जाएगा, 368 में आखिर इन दो चीजों की बात क्यों गई है, इस एक बात पर जो डॉक्टर अंबेडकर हैं उन्होंने टिप्पणी की। इन्होंने कहा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप संविधान आपको सूट नहीं कर रहा है, आपको उसमें कुछ चेंज करना है, लेकिन आप 2/3 बहुमत नहीं ला पा रहे, इसका मतलब है कि केवल आप असंतुष्ट हैं, लोग असंतुष्ट नहीं हैं। क्योंकि अगर लोग असंतुष्ट होते तो वह जरूर इसके पक्ष में वोट करते, जरूर लोगों की भागीदारी आती। तो उन्होंने संसद के विशेष बहुमत को लोगों की भागीदारी, प्रतिनिधियों की भागीदारी के रूप में देखा, और उन प्रतिनिधियों की भागीदारी के रूप में हम और आपकी भागीदारी को देखा। ठीक है, कि अगर लोगों की इच्छा आकांक्षा होती तो प्रतिनिधि उसके लिए हाँ करता ना करता, क्योंकि उसके क्षेत्र में पता चल जाएगा कि इन्होंने क्या पक्ष लिया, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि संविधान संशोधन आजकल तो भाई लाइव चल रहा है। सो जो लोग इस संविधान से असंतुष्ट हैं उन्हें केवल 2/3 बहुमत प्राप्त करना है। अगर वे इतना नहीं प्राप्त करते तो ये नहीं समझा जा सकता कि जनसाधारण उनके असंतोष में उनका साथ दे रहा है। और यहाँ गौर करने की बात है कि डॉक्टर अंबेडकर संसदीय बहुमत की बात नहीं कर रहे, वे जनता की राय का भी उल्लेख करते हैं, कि इससे पता चलता है कि बहुमत की धारणा के पीछे जनमत की भावना काम करती है, और जनमत का यही सिद्धांत निर्णय प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। 2013 में पूछा गया यूपीएससी का एक क्वेश्चन जो कि संविधान संशोधन से था। भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में विधेयक पेश करके शुरू किया जाता है। आपको नहीं लग रहा है इतना पढ़ने के बाद एकदम हलवा क्वेश्चन लग रहा है कि अरे आंखों आंखों में सॉल्व हो गया? भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा क्या आप पकड़ गए शब्द को? केवल लोकसभा या फिर दोनों सदन? संसद शब्द है ना, केवल लोकसभा गलत हो गया। यदि ऐसा कोई संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन करना, संघीय चरित्र फेडरल, 1 और 2 और मोर देन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब राज्य और केंद्र, है ना। सो संशोधन के को भारत के सभी राज्यों की विधायिका, अब लो क्या आ गया, आधे से अधिक, हमने देखा था कम से कम आधे राज्यों की विधायिका हो, तो यहाँ पे तो लिखा है सभी राज्यों की विधायिका द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता होती। एक और तरीके से गलत आपसे करवाया जा सकता था कि यहाँ लिख देता कि जो राज्यों की विधायिका है उसके विशेष बहुमत की आवश्यकता होती, जबकि अब आप पढ़ चुके हैं चूंकि क्लास, साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। तो केवल लोकसभा और सभी राज्य, ये दोनों गलत नहीं हो गए? तो कौन सा सही है? कोई भी सही नहीं है। कोई समस्या हुई? देखो, सही तरीका वही होता है बच्चों, आपने जिस किताब से पढ़ा है, जिस क्लास से पढ़ा है, आपने क्लास को कर लिया, क्लास करने के बाद PYQ बन रहे हैं, आप उन शब्दों को समझ पा रहे हैं, आप इस टॉपिक को कभी भी पढ़ेंगे, आप इस क्लास को नहीं अगर भूले हैं, आप उससे कोरिलेशन कर पा रहे हैं, इंटरलिंकिंग कर पा रहे हैं, सबसे सही तरीका वही है, सबसे अच्छी क्लास वही है। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी आलोचना भी पढ़ लेते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया की आलोचना आखिर किस बात पर की जाती है? कहा जाता है कि कोई विशेष निकाय नहीं है, जैसे कि संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा थी, है ना, जैसे कि संविधान बनाने के लिए अगर संविधान सभा थी तो ऐसी संविधान सभा जैसा कोई निकाय नहीं है, संविधान सभा जैसा कोई निकाय नहीं है, संसद ही यह काम कर रही है। ठीक है, संसद जो है वही यह काम कर रही है, इसलिए कोई कह जाता है कि किसी विशेष निकाय की इसमें आलोचना इसी आधार पर की जा रही है। संविधान संशोधन की शक्ति संसद में निहित है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा भाग ऐसा है जो कि संसद आसानी से कर दे रही है। राज्यों के समर्थन में इस बात में राज्यों के पास जो है वह कोई शक्ति ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि विधानमंडल में विधान परिषद के निर्माण, जैसे कि अब विधान परिषद की बात की, विधान परिषद का निर्माण या समाप्ति संसद कर ले रही है, तो विधानमंडल राज्यों को जरूरत है कि नहीं है, विधानसभा को जरूरत है, तो राज्यों के विधानमंडल की भी तो परमिशन लगती है ना। तो यहाँ पर इस बात पर कोई विचार, कोई कार्यवाही नहीं है। तीसरा हम कहेंगे कि बहुत बड़ा भाग है जिसपे कि अकेले ही
जो संसद है वह संशोधन कर सकती है, तो ऐसा संविधान का एक बहुत बड़ा भाग है, ठीक है, जिसे आसानी से वह परिवर्तन कर देती है। लेकिन अगर हम अमेरिका में देखें तो अमेरिका में ऐसा नहीं है, ठीक है। अमेरिका में कम से कम 3/4 राज्यों का समर्थन जो है वह आवश्यक होगा। अमेरिका में 3/4 राज्यों का समर्थन आवश्यक होता है। संविधान में राज्य विधानमंडल के द्वारा संशोधन संबंधी मंजूरी या उसके विरोध के प्रस्तुत करने की कोई सीमा ही नहीं है, ठीक है। बस ठीक है, पूछ लिया गया वो बात अलग है, बट अगर राज्य नहीं भी माने, ऐसी कोई सीमा नहीं दी गई है कि वो उस चीज को उतने समय में किसी विधेयक पर पुनर्विचार करें। जो व्यवस्था दी गई है वह अपर्याप्त है ना। पूरी तरीके से जो व्यवस्था है वह नहीं किए गए हैं, सारा जो वर्गीकरण है वह ठीक से नहीं किया, ये तो सभी की आलोचना में आ जाता है। गतिरोध में संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है, तो संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो प्रावधान किया गया है कि अलग अलग विशेष बहुमत के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत द्वारा चूंकि पारित होना चाहिए, और इसी वजह से संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है, और इन्हीं आधारों पर जो आलोचना है वह की जाती है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी देखो कुछ फैक्ट्स हम देख लेते हैं। इन कमियों के बावजूद ये नकारा नहीं जा सकता कि ये जो प्रक्रिया है, ठीक है, सरल है और परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को इतना लचीला नहीं होना चाहिए कि अगर सत्तारूढ़ पार्टी आती है तो वो अपने हिसाब से परिवर्तित कर दे, और ना ही इतना कठोर होना चाहिए कि आवश्यक परिवर्तनों को भी स्वीकार ना करे। जैसे कि केसी वेयर कहते हैं कि लचीलेपन और जटिलता के बीच में एक बेहतर संतुलन की जो बात है वह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई पड़ती है। तो बेसिकली काफी लोग प्रशंसक हैं इस बात के कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ी अच्छी जो बातें हैं वह लिखी गई हैं। तो यहाँ पर इनके द्वारा कहा जाता है कि आर गुड बैलेंस बिटवीन फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम इस संविधान को इतना ठोस नहीं बनाना चाहते हैं जितना हम बना सकते हैं। हम बनाना नहीं चाहते, बना तो सकते हैं लेकिन बनाना नहीं चाहते, और इसमें कुछ भी स्थायी नहीं है, तो इसमें कुछ लचीलापन जो है वह होना चाहिए। और यदि आप संविधान को कठोर और स्थायी बनाते हैं तो आप राष्ट्र की प्रगति को रोकते हैं। अगर सोचो हमें किसी संविधान या फिर हमें ऐसे नियमों से बांध दिया जाए जो 100 वर्ष बाद भी ना बदले हो। आप सोचो आज भी सती प्रथा चलती हो, आप सोचो आज भी बाल विवाह, खैर चलता है बट वैसा नहीं है ना। तो जब राष्ट्र प्रगति कर रहा है, लोग प्रगति कर रहे हैं, सोच प्रगतिशील है, तब इसमें परिवर्तन भी होता है। और अगर हमने उन्हीं कागज, देखो क्यों कुछ देशों में केवल जो संविधान है वह केवल एक पीस ऑफ पेपर बन के है, केवल एक डॉक्यूमेंट है, उस पर किसी तरह से नहीं होता। बट हमारा अगर देश की हम बात करें तो ये संविधान के हिसाब से चल रहा है, इसलिए संविधानवाद भी कहा जाता है, ठीक है। संवैधानिकता, संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सो यहाँ पर कहा गया कि बेसिकली संविधान को कठोर और स्थायी अगर हम बना देते हैं, जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हम अंतिम और भ्रमित मोहर लगाने से खुद को दूर रखा, हमने अंतिम और भ्रमित मोहर नहीं लगाई। ऐसे ही केसी वेयर ने भी कहा, ये तो केसी वेयर का हो गया, तो ये संविधान संशोधन के बड़े प्रशंसक हैं। उन्होंने कहा कि संशोधन व्यवस्था में यह विविधता बुद्धिमत्तापूर्ण है लेकिन मुश्किल से मिलती है। एक और प्रश्न का आंसर बता दो, फिर क्लास को खत्म करते हैं। निम्न में कौन सा जो कथन है वह सही है? संविधान में समय समय पर संशोधन की आवश्यकता होती है, क्यों? संविधान में समय समय पर संशोधन की आवश्यकता क्यों? क्योंकि परिस्थितियां बदली तो संविधान में उपयुक्त परिवर्तन की आवश्यकता हो गई। एक समय में लिखा गया दस्तावेज कुछ समय के बाद पुराना हो जाता है। हर पीढ़ी की अपनी पसंद है, संविधान है। क्या आज आपकी पसंद बदल गई तो संविधान बदल दिया जाए? इसमें मौजूदा सरकार के दर्शन को, अगर सरकार का दर्शन सही नहीं हुआ तो हम उस दर्शन को क्यों और कैसे और क्यों मानेंगे? तो एक समय में लिखा गया दस्तावेज कुछ समय में पुराना हो गया है, ऐसे मतलब ऐसा क्या लिखा गया था उसमें? अगर उसमें उन पॉलिटिकल मूल्य को लिखा गया था, उन राजनीतिक दर्शनों को, जिससे कई देशों की व्यवस्थाएं, आधुनिक जो व्यवस्थाएं हैं वह चल रही हैं, तब कैसे हम कह सकते हैं कि एक दिन लिखा गया या एक समय में लिखा गया वो पुराना हो गया? नीतियां, बातें तो वही थी ना। स्वतंत्रता हमने तब भी अपनाई थी, अब ऐसे थोड़ी कि बदल देंगे, अब स्वतंत्रता की जगह हम गुलामी लिख देंगे उसमें। तो यहाँ पर क्या है कि इसलिए आवश्यकता हुई क्योंकि जब परिस्थितियां बदली तो संविधान में उपयुक्त परिवर्तनों की जो आवश्यकता है वह भी हुई, है ना। तो इसीलिए तो कैसा संविधान का संशोधन, लोग कहते हैं कि ये टफ है। आप मुझे बताइएगा कि क्या आपको लग रहा है कि संविधान में संशोधन वाला जो पार्ट है ये टफ है? कुछ लोगों को लगता है कि संविधान संशोधन बड़ा टफ है। बेसिकली इसमें बात है, टफ सब कुछ नहीं होता, सारी चीजें सरल है। आपको टफ है चीजों को याद करना, ठीक तरीके से याद करना। अगर आपने इस लेक्चर को सुना है एक बार और सुन लो, आपने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, एमसीक्यूज देख लो, और इसकी जो दार्शनिक बातें हैं कि भाई ये जीवंत संविधान है। 2023 में प्रश्न आया था, यूपीएससी ने 2023 में प्रश्न पूछा कि ये यूपीएससी 2023
मेंस में प्रश्न आया, ठीक है। मैंने अधिकारों वाले में ये क्वेश्चन दिखाया था कि संविधान जीवंत संविधान है, ठीक है, और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के एक्सपेंशन को पूछा था। जीवंत संविधान है तो हम यही कहें कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है ना। ये बात बिल्कुल सही है। तो हमने पढ़ा कि संविधान में संशोधन की आवश्यकता क्यों होती है। आज भी अगर हम 70 वर्ष से अधिक हो गए पर हम उसी संविधान को अपनाए हुए हैं तो समय की आवश्यकता के अनुसार बदलाव हुआ है। संवैधानिक प्रावधानों की एक से ज़्यादा व्याख्याएं हैं। लिविंग डॉक्यूमेंट है क्योंकि इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। भविष्य में आने वाले चैलेंजेस का सामना करने के लिए चूंकि मनुष्य ने लिखा है सो परिवर्तन संभव है ना। तो आर्टिकल 368 में और पार्ट 20 की बात करें तो इसमें इसका जो वर्णन है वह किया गया है। कठोर और लचीला होने का मतलब हमने देख लिया कि कठोर का मतलब है कि संविधान की जो प्रक्रिया है वह बड़ी कठिन है और इतनी कठिन है कि आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका। और वहीं जब हम बात करेंगे नम्य है, लचीला है, तो संशोधन की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा आसान हो, आसानी से एक बहुत बड़े भाग को बदला जाए या पूरे संविधान को बदल दिया जाए, जैसे कि ब्रिटेन में। अब इंडिया ने क्या किया कि बीच का रास्ता। भारतीय संविधान नम्य और अनम्य दोनों का क्या है, एक गुड बैलेंस है, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाइदर फ्लेक्सिबल नॉट रिजिड बट अ सिंथेसिस ऑफ बोथ, दोनों का एक मिक्स हो गया। अच्छा, पार्लियामेंट की संशोधन करने की जो शक्ति है क्या वह सीमित है? हाँ, सीमित है। यूपीएससी ने प्रश्न पूछा ना मेंस में, सीमित है। सीमित कहाँ से है कि जब मूल अधिकारों की बात होगी या फिर नीति के या फिर जो भी बेसिक कल हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वही होगा बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा क्या है संविधान का। तो मूल ढांचे को वो संशोधित नहीं कर सकती, है ना। मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती। तो यहाँ पर ये बात आपको याद रखनी है और ये बात यूपीएससी ने 2019 में पूछी है। क्वेश्चन यही कहीं से आएगा आसपास से जो आप पढ़ चुके हैं, बस कौन सी बात को उठा के यूपीएससी पूछेगा ये हम नहीं जानते, बट अगर आप सारी चीज़ों को तैयार कर लोगे क्वेश्चन आएगा आप झट से लिख लोगे, ठीक है। अब इतना तो करना ही पड़ेगा भाई, यूपीएससी निकालनी है तो। संशोधन की प्रक्रिया में हमने बात की कि प्रक्रिया का आरंभ केवल संसद में हो सकता है, मतलब राज्य विधानमंडल में नहीं हो सकता, केवल संसद में हो सकता है। यूपीएससी ने क्या प्रश्न पूछा, केवल लोकसभा में, गलत पूछा था, है ना। तो यहाँ पर किसी भी सदन में प्रक्रिया शुरू होगी, तो ये भी प्रश्न यूपीएससी ने पूछा, किसी भी सदन में शुरू होगी, इसका मतलब क्या है कि लोकसभा राज्यसभा को दोनों को समान शक्तियां संविधान में संशोधन करने की, ठीक है। राष्ट्रपति की जो सहमति है वह बाध्य हो गई। कैसे बाध्य हो गई, तो 24वां संविधान संशोधन था। 368 में दो तरह के संविधान संशोधन की जो बात है वह की गई है। नंबर 1 सदनों के अलग अलग विशेष बहुमत के द्वारा और नंबर 2 विशेष बहुमत प्लस कुल राज्यों की आधी विधायिकाओं के द्वारा। साधारण बहुमत से इन चीजों में परिवर्तन किया जा सकता है। विशेष बहुमत में कम है, मूल अधिकार और नीति के निर्देशक तत्व मात्र लिखे हुए हैं, ठीक है। विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति की बात करेंगे, इसमें ज्यादा है। तो संघीय व्यवस्था से संबंधित जो चीजें हैं, केंद्र और राज्य की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित जो चीजें हैं वह इसमें लिखी हुई है। काफी सारे हमने क्वेश्चन देखे, आर्टिकल 2 और 3 को भी समझा। तो जहां विधि होगा वह संविधान संशोधन ही होगा। क्यों, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि बेसिकली जनमत की भावना है और जनमत का सिद्धांत निर्णय प्रक्रिया को नियंत्रित करेगा, इसलिए 2/3 बहुमत आप ले आइए। 2/3 बहुमत नहीं ला पा रहे, इसका मतलब संविधान से असंतुष्ट केवल आप है, इसमें लोगों की राय नहीं है, ठीक है। 2013 का प्रश्न और आलोचना की हमने बात की। ये टेलीग्राम है बच्चों फॉर क्लास PDF और ये आपकी क्लास है। कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, इसका एक और लेक्चर आपका हो जाए मूल संरचना वाला, उसके बाद हम एक लाइव सेशन करेंगे जिसमें कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से और आपके जो डाउट है वह भी हो जाएंगे। सो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।